Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहने वाला है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब कभी भी आप जाओगे कोई भी वहाँ डोजेस फॉर्म बनती होगी, बट हम आज बात करेंगे ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म में। मैं आपको एग्जांपल दूंगी। वैसे एपीआई का रोल तो हर जगह बिल्कुल सेम ही रहता है। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बताती हूँ एपीआई के बारे में। एपीआई क्या होता है, जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करते हो, कोई डोजेस फॉर्म आपको प्रिपेयर करनी है तो उसमें दो टाइप के सब्सटेंसेस का यूज़ होता है, या ये बोल सकते हैं कि दो टाइप्स के इंग्रेडिएंट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो देखिए दो टाइप के इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे। एक होगा आपके पास एपीआई। एपीआई क्या हुआ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एंड सेकंड जो हम सब्सटेंस यूज़ करेंगे या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। दो टाइप के सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, कौन कौन से, एक्टिव सब्सटेंस और इनएक्टिव सब्सटेंस। तो देखिए अब एक्टिव और इनएक्टिव सब्सटेंस का रोल क्या रहता है। जो एक्टिव फॉर्म में हो, मतलब कि जिसको लेने से हमारी बॉडी में जल्दी से कुछ ना कुछ सिम्टम हमें दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल आप पैरासीटामोल टैबलेट खा रहे हो, तो पैरासीटामोल टैबलेट में जो पैरासीटामोल है वो आपका एक्टिव फॉर्म में होगा। तो देखिए अब हमें आप बोलोगे अगर आपको आराम सिर्फ एक्टिव से ही पड़ रहा है तो आप इन एक्सीप्रेंट का यूज क्यों कर रहे हो। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगी, बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगी, एक एक वर्ड बताऊंगी। अभी थोड़ा बता देती हूँ। तो देखिए अब आप बोलोगे कि एक्सीपेंट का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। एक्सीपेंट का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम टैबलेट को स्ट्रेंथ दे सके, क्योंकि हम ऐसे पाउडर तो दे नहीं सकते हैं। तो उसको एक डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए, एक डोज बनाने के लिए, एक डोजेस फॉर्म बनाने के लिए हम उसमें इनर्ट सब्सटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, जिसको कि मैंने बोला इनएक्टिव सब्सटेंसेस। तो देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं इनएक्टिव सब्सटेंस और एक्टिव सब्सटेंस की। तो मैंने क्या कहा आपको कि एक्टिव सब्सटेंस कौन हुआ, जिसको लेने से एकदम से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ हमें लगेगा। अगर हमें फीवर है, मान लो पैरासीटामोल खा रही हो, तो पैरासीटामोल क्या था, तो आपकी बॉडी में अगर पेन हो रहा था, आपको फीवर था, जैसे आपने पैरासीटामोल की टैबलेट ली तो एकदम से आपको उसका असर हो गया आपकी बॉडी में। तो वो किसकी वजह से हुआ, वो एक्टिव की वजह से, क्योंकि उसमें एक्टिव क्या पड़ा हुआ है, एक्टिव सब्सटेंस में पैरासीटामोल है। तो देखिए अगर उसके बाद में अगर बात करूँ अब एक्सीपेंट्स की, तो एक्सीपेंट क्यों, एक्सीपेंट मैंने बताया आपको कि डोजेस फॉर्म को स्ट्रेंथ देने के लिए। जैसे हम डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं, तो डाइल्यूएंट का यूज़ हम क्यों करते हैं, बल्क बढ़ाने के लिए। सॉरी, डिसइंटीग्रेंट का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, डिसइंटीग्रेंट का यूज़ कर रहे हैं टैबलेट को ब्रेक डाउन के लिए। उसमें हम बाकी ग्लाइडेंट का यूज़ कर रहे हैं, कोलाइडल सिलिकॉन का यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपकी जो टैबलेट है कोई दिक्कत, कोई डिफेक्ट्स ना आए। जब आप कंप्रेशन करोगे तो उस टाइम कोई डिफेक्ट्स ना आए, कोई कैपिंग प्रॉब्लम ना आए, कोई स्टिकिंग प्रॉब्लम ना आए। ये सारी चीज़ों को हम क्या रिड्यूस करने के लिए हम बहुत सारे एक्सीपेंट का यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम स्टीरोड जो लुब्रिकेंट है, ताकि आपकी जो टैबलेट है, कि जब आप टैबलेट बनाओगे, डोजेस फॉर्म बनाओगे, तो उस टाइम क्या हो कि टैबलेट चिपके ना, अच्छे से इजीली टैबलेट कंप्रेस होके निकल जाए। फिर हम उसमें यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव का यूज़ क्यों करते हैं, प्रिजर्वेटिव का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। तो देखिए ये एक्सीपेंट्स का रोल रहता है। अभी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी, धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक हम कवर करते चलेंगे। बट आज का जो मेन टॉपिक है वो है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने आपको बताया, मैं आपको आज के टॉपिक में बताऊंगी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी बताऊंगी। सॉल्युबिलिटी के आधार पर कितने टाइप्स के हैं, और हमें एक्सीपेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस टॉपिक में बताऊंगी। एपीआई के बारे में, बहुत एपीआई का रोल क्या रहता है, एपीआई और एक्सीपेंट मिलकर कैसे एक टैबलेट बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज के इस टॉपिक में आपको बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए। और अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो मेरी त्रुटि क्षमा करना। सो लेट्स स्टार्ट। API means active pharmaceutical drugs या active pharmaceutical ingredient which is contained in medicine.
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो मेडिसिन को बनाने के लिए यूज किया जाता है या मेडिसिन बनाने के लिए हम एपीआई का यूज करते हैं। एग्जाम्पल एपीआई का क्या हो गया, जैसे आप मान लो कोई पेन किलर खा रहे हो, एसिक्लोफिनेक खा रहे हो, तो एसिक्लोफिनेक में एसिक्लोफिनेक क्या है, वो पेन को रिड्यूस करेगा बिकॉज वो एपीआई फॉर्म में है, वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पास। सो टू रिलीव पेन इज इंक्लूडेड इन अ पेन किलर, तो वो एग्जाम्पल हो गया आपके एपीआई का, या उसको हम बोल सकते हैं कॉल्ड एज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब अगर मैं बात करती हूँ एपीआई की कि एपीआई कितने टाइप्स का होता है, तो एपीआई मेनली दो टाइप्स के हम यूज करते हैं, एक सिंथेटिक और एक नेचुरल। सिंथेटिक को हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज पार्ट ऑफ अ फार्मास्यूटिकल मार्केट। फार्मास्यूटिकल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही धड़ल्ले से बोल सकते हैं, बहुत ही धड़ल्ले से बिक रहा है जो हमारा सिंथेटिक एपीआई होता है। सिंथेटिक एपीआई का यूज फार्मास्यूटिकल मार्केट में बहुत ही ज्यादा होता है, जबकि नेचुरल एपीआई का बहुत कम यूज होता है, यूज्ड इन मेकिंग बायोलॉजिक्स एंड विच आर सिंगली बिकमिंग द टॉप सेलिंग ड्रग्स इन द मार्केट। अगर मैं एपीआई की बात करूं कि बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, अगर बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो हमारा एपीआई दो टाइप्स का होता है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, उसमें सॉल्युबल ड्रग्स और इनसॉल्युबल ड्रग्स। अब भी डिपेंड करता है कि हमारी जो ड्रग है वो किसमें सॉल्युबल है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, आईपीएस में सॉल्युबल होती हैं, मिथेनॉल में सॉल्युबल होती हैं, एसीटोन में सॉल्युबल होती हैं, और कुछ इनसॉल्युबल होती हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी के बेस पर होता है, इसलिए जब प्री फॉर्मुलेशन करते हैं तो हम बहुत सारी टेस्टिंग करवाते हैं एपीआई की, ड्रग सब्सटेंस की हम बहुत सारी टेस्टिंग करवाते हैं। ये मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगी ताकि आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ आ जाए। तो उसमें हम सॉल्युबिलिटी की भी टेस्टिंग करवाते हैं कि आपका जो एपीआई है वो कौन से किसमें, कौन से केमिकल में, कौन से सॉल्वेंट में वो क्या है, सॉल्युबल है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सिपिएंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे एपीआई के बारे में, हमने देख लिया। और अब कोई भी डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी डोजेस फॉर्म तैयार करने के लिए हमें दो टाइप के सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। जो इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है उनको एक्सिपिएंट्स बोलते हैं, मीन्स की इनर्ट सब्सटेंसेस दैट सर्व एज अ व्हीकल और मीडियम फॉर अ ड्रग और अदर एक्टिव सब्सटेंसेस। देखिए तो एक्सिपिएंट्स हम क्या क्या यूज करते हैं कोई भी डोजेस फॉर्म बनाने के लिए एपीआई के साथ हम यूज करते हैं। जो मैग्नीशियम स्टोरेट हो गया, एमसीसी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, टैल्क हो गया, डीसीपी डाइकैल्शियम फॉस्फेट हो गया, एनहाइड्रस और डाइहाइड्रेट फॉर्म में हमें मिलता है, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट हो गया, एंड कोलाइडल सिलिकॉन हो गया। बहुत सारे ऐसे एक्सिपिएंट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। एमसीसी पीएच 101, 102 बहुत सारे ग्रेड्स में हमें अवेलेबल होते हैं। हम ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबिलिटी करवाते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारा जो एपीआई के साथ कौन सा एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबल है। ये मैं डिफरेंट टॉपिक में आपको बताऊंगी, बट आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स, है ना। एपीआई आपको पता चल गया जो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और एक्सिपिएंट्स जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट वो टैबलेट को स्ट्रेंथ देने के लिए हम एक्सिपिएंट्स का यूज करते हैं। व्हाई डू वी नीड एक्सिपिएंट्स, क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड एक्सिपिएंट्स, हमें एक्सिपिएंट्स की जरूरत क्यों पड़ी या क्यों पड़ती है। तो देखिए एक्सिपिएंट्स एड प्रोसेसिंग क्यों जरूरत पड़ती है आपको भी पता है, ताकि हमारी जो टैबलेट है उसका डिसइंटीग्रेशन हमारे बॉडी में इजीली हो जाए। क्योंकि आपने देखिए फार्माकोलॉजी में दो चीजें पढ़ी होंगी, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, है ना। तो जिसमें क्या आता है, एडीएमई आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। इसके ऊपर ही सारी डोजेस फॉर्म वर्क करती है, एडीएमई के ऊपर। तो वैसे हमें अपने टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन भी करवाना है, हमें डिसोल्यूशन भी करवाना है बॉडी में, ताकि हमारी जो टैबलेट है वो इजीली डिसॉल्व हो जाए हमारी बॉडी में जाके, उसका डिसोल्यूशन हो जाए और हमें उसका जो रिजल्ट है वो हमें 100% मिल सके। एंड हेल्प प्रोटेक्ट द ड्रग सब्सटेंस
performs against unfavorable condition both in vivo and in vitro। तो देखिए क्यों जरूरत पड़ी हमें, ताकि हमारी बॉडी में जाके हमारी टैबलेट अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, फिर डिस्ट्रीब्यूशन उसका पूरी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। हमारी टैबलेट जहां भी हमें अपनी टैबलेट का यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में टैबलेट का अच्छे से हो सके, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो सके, उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से हो सके, एंड देन फिर उसके बाद हमारी जो टैबलेट है वो एक्सक्रीट आउट भी हो सके इजीली। इसलिए हमें एक्सिपिएंट की जरूरत पड़ती है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड बल्क। अब बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपीआई एंड एक्सिपिएंट। एपीआई और एक्सिपिएंट में क्या डिफरेंस होता है? तो ऑल ड्रग्स आर मेड अप ऑफ 2 कोर कंपोनेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने टाइप्स की भी डोजेस फॉर्म आप लोगे, डोजेस फॉर्म में एक एपीआई होगा, तो हमारे साथ उसके साथ साथ हमें डिफरेंट एक्सिपिएंट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एक्सिपिएंट अपना रोल रहता है जो हमारे टैबलेट को स्ट्रेंथ देता है, हमारे एडीएमई जो सिस्टम है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, उसमें हेल्प करता है। एंड क्या होता है, मैंने बताया 2 कोर कंपोनेंट्स हैं। एपीआई इज द सेंट्रल इंग्रेडिएंट। जो एपीआई है वो सेंट्रल इंग्रेडिएंट है। एपीआई आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल। हमें एपीआई कहाँ से मिलता है? एपीआई हमें रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस होता है विद अ स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ एंड केमिकल कंसंट्रेशन। वो केमिकल कंसंट्रेशन और एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के साथ हमें वो मिलता है। एक्सिपिएंट्स इंक्लूड सब्सटेंसेस अदर देन द ड्रग दैट हेल्प डिलीवर द मेडिसिन टू योर सिस्टम। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया उस क्वेश्चन में कि भाई डू वी नीड एक्सिपिएंट, तो उसमें भी आंसर था, और यहाँ फिर से आंसर मिल गया कि एक्सिपिएंट का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम कोई भी डोजेस फॉर्म ले रहे हैं, कोई ड्रग ले रहे हैं, तो वो इजीली क्या हो जाए, वो हेल्प करती है मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी सिस्टम में, जिसमें हमारा एडीएमई है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेसेस जो है वो इजीली हो सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू सिलेक्ट द राइट एक्सिपिएंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे हम राइट एक्सिपिएंट सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, हाउ टू सिलेक्ट द राइट एक्सिपिएंट, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डोज के ऊपर, पार्टिकल साइज जो आपका पाउडर का जो पार्टिकल साइज होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी चेक करते हो, फ्लो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आप क्या क्या चेक करते हो? बीडी, टीडी, एंगल ऑफ रिपोज, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, हॉजनर रेशियो, ये सारी चीजें आपकी फ्लो प्रॉपर्टीज में आती हैं, वो सारी चीजें हम चेक करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट चेक करेंगे, हाइग्रोस्कोपिसिटी, कि हमारा जो एपीआई है वो हाइग्रोस्कोपिक है कि नहीं है, अगर हाइग्रोस्कोपिक है तो उसकी हमें पैकिंग कैसे रखनी है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो राइट एक्सिपिएंट को सिलेक्शन के लिए हमें मेन रहता है कि हमें उसकी ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी करवानी है। ये लिखा है मैंने एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी, तो एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी करवाना सबसे मेन है, एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी, क्योंकि एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी अगर हमारी हो जाएगी तो एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी में क्या होगा, एपीआई के साथ हम एक एक्सिपिएंट देते हैं, एक रेशो में देते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग में पता चलता है कि इस एपीआई के साथ हमारा ये एक्सिपिएंट क्या है, स्टेबल है या मतलब कंपैटिबल है। तो इस हिसाब से हम राइट एक्सिपिएंट सिलेक्ट करते हैं। मैं डिफरेंट एक अलग वीडियो बनाऊंगी, पूरी वो ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी के ऊपर ही होगी और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अब मैं बात करती हूँ एपीआई की प्रॉपर्टी क्या रहती है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा टैबलेट फॉर्मुलेशन पर, एंड एक्सिपिएंट सिलेक्शन कंसीडरेशन कैसे करते हैं। देखिए, एपीआई की प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूँ मॉइस्चर कंटेंट की, तो अगर हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा हमारे एपीआई में तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, हमारी टैबलेट में, हमारी फॉर्मुलेशन में स्टिकिंग प्रॉब्लम आएगी जब हम कंप्रेशन करेंगे टैबलेट का। आपको पता चल गया मैंने क्या कहा कि अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा आपके एपीआई में तो हाई मॉइस्चर कंटेंट ऑफ
एपीआई में रिजल्ट, क्या रिजल्ट आएगा? स्टिकिंग प्रॉब्लम आएगी जब हम कंप्रेशन करेंगे। एक्सिपिएंट सिलेक्शन कैसे करेंगे? फिर सिलेक्ट ग्लाइडेंट और हाइड्रोफिलिक लुब्रिकेंट्स विद द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एक्सेसिव मॉइस्चर विदाउट डिफ्यूजन टू द सरफेस। क्या बोल रहा है कि अगर हाई मॉइस्चर है अगर उसमें, तो हमें उसमें एक ऐसा ग्लाइडेंट यूज करना है, हाइड्रोफिलिक लुब्रिकेंट यूज करो ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके, उसके पास से एबिलिटी हो एब्जॉर्ब करने की, ज्यादा एक्सेसिव एब्जॉर्ब कर सके वो मॉइस्चर को विदाउट डिफ्यूजन। तो देखिए ये था मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट अगर मॉइस्चर ज्यादा है या तो हमें क्या करना है, उसमें ग्लाइडेंट की एडिशन करनी है या कोई हाइड्रोफिलिक लुब्रिकेंट हमें उसमें यूज करना है। अगर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है तो क्या करना है, अगर हाइग्रोस्कोपिसिटी हाईली हाइग्रोस्कोपिक एपीआई है, मे हैव टैबलेट पंच इशू, अगर ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होगा तो पंच के ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा वो एपीआई। चूजिंग द राइट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडर लो ह्यूमिडिटी कंडीशन। तो अगर आपका मटेरियल ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक है तो अपना जो एरिया होता है जहां आप कंप्रेशन कर रहे हो, ग्रेनुलेशन कर रहे हो, उस एरिया का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसको मेंटेन करके रखो, वहां डी ह्यूमिडिफायर चला दो, जिसकी वजह से आपका जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है वो थोड़ा अच्छी कंडीशन में रहे। अगर हाईली हाइग्रोस्कोपिक एपीआई होगा, मे हैव टैबलेट पंच इशू, मैंने बताया पंच इशू हो जाएगा, पंच के साथ चिपक जाएगा। चूजिंग द राइट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो हमें अच्छी राइट एक मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, हमें कैसे जाना है मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब हमें उसकी बाइंडिंग करनी है, जो भी चीजें रहेंगी फॉर्मुलेशन में वो मैं आपको अलग टॉपिक में बताऊंगी। तो हमें राइट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चूज करनी है अंडर लो ह्यूमिडिटी, वहां ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, कंडीशन कैन बी क्रिटिकल फॉर सच एपीआई। अब अगर सिलेक्शन की बात करो तो क्या करना है, सिलेक्ट एक्सिपेंट, एक ऐसा एक्सिपेंट सिलेक्ट करो विद डेसिकेंट प्रॉपर्टीज, जो हाईली हाइग्रोस्कोपिक एंड द functionality to improve the stability of your API and any RH preventing degradation। आपको मैंने बताया कि क्या करना है, नहीं तो कोई ऐसा एक्सिपिएंट उसमें यूज करो जो डेसिकेंट प्रॉपर्टीज हो जिसके, एंड नहीं तो आप क्या करो कि उस एरिया में डीह्यूमिडिफायर लगा दो, उसकी वजह से हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी को। नेक्स्ट आता है एक्सिपेंट कॉम्पेटिबिलिटी। तो एक्सिपेंट कॉम्पेटिबिलिटी में सर्टेन एपीआई में बी इनकॉम्पेटिबल विद स्पेसिफिक एक्सिपिएंट्स एंड में लिमिट देयर सिलेक्शन। कुछ एपीआई ऐसे होते हैं जो हमारे एक्सिपिएंट के साथ क्या है, इनकॉम्पेटिबल है, कॉम्पेटिबल नहीं है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, एक्सिपिएंट्स एपीआई, क्या बोल रहे हैं, एक्सिपिएंट और एपीआई एंड एक्सिपिएंट कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग या क्यूबीडी, क्वालिटी बाय डिजाइन, हेल्प टू डिटरमाइन द बेस्ट एक्सिपेंट। अगर एक्सिपेंट कॉम्पेटिबिलिटी में जैसा कि बोल रहा है कि अगर कोई एक्सिपेंट इनकॉम्पेटिबल है तो हमें क्या करना है, तो हमें उसके लिए एक्सिपेंट कॉम्पेटिबिलिटी करवानी है, उसमें भी हमें क्वालिटी बाय डिजाइन कम ज्यादा यूज करके हमें एक ऐसा डिजाइन तैयार करना, क्वालिटी बाय डिजाइन, एक अच्छी क्वालिटी का हमें डोजेस फॉर्म डिजाइन करना है, तो हमें क्यूबीडी ट्रायल लेना पड़ेंगे उसके, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हेल्प टू डिटरमाइन द बेस्ट एक्सिपिएंट कंसीडरिंग एपीआई एंड अदर एक्सिपिएंट्स यूज। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई एक्सिपिएंट इनकॉम्पेटिबल है तो उसकी जगह हम कोई और एक्सिपिएंट यूज कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, क्वालिटी बाय डिजाइन, क्यूबीडी टेस्टिंग करके, क्यूबीडी हमें ट्रायल लेना पड़ेंगे तभी हम ये सब कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट है आपका compactability. Certain API have a ability to compactability simplifies direct compression। देखिए compactable कितना compactable है, वो कॉम्पैक्शन के थ्रू भी हम जा सकते हैं उसमें। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि सिलेक्शन में रिक्वायर ग्रेनुलेशन टेक्निक और द यूज ऑफ को प्रोसेस्ड को ब्लेंडेड एक्सिपिएंट्स। तो उसमें हमें क्या ग्रेनुलेशन कर दो, अगर कोई ऐसा कॉम्पैक्टिबिलिटी है एपीआई में, तो सर्टेन एपीआई है वो एबिलिटी होती है उसमें कॉम्पैक्शन
कनेक्शन की, तो उसमें हमें ग्रेनुलेशन टेक्निक अपनानी चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एक्सिपिएंट की। तो हमें अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो हमें कौन सा एक्सिपिएंट यूज करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एपीआई के बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ जो रहेगी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पीएसडी के ऊपर। सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।